नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम आपके सामने जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने पार्लियामेंट कंप्लीट कर दिया है। पार्लियामेंट के बाद हम अगला जो उसका सब पार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रेसिडेंट। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। हर एक चीज़ इस प्रेसिडेंट के बारे में जो भी एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं और जो भी आज तक पूछी गई हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ से प्रेसिडेंट के बारे में जो इसका वर्णन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किया गया है भाग नंबर 5 में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक क्या है, संघ की कार्यपालिका का इसमें उल्लेख है। और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो है अहम कड़ी मानी जाती है। ठीक है। अब संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका जो है, इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 53 में। और संघ की कार्यपालिका में होता क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति आएगा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आ जाएगा, मंत्रिमंडल आ जाएगा, महान्यायवादी आ जाएगा। ठीक है। ये सारा मिलकर क्या है, जो हमारा संघ की कार्यपालिका को बनाती है। अब राष्ट्रपति जो है ये राज्य का प्रमुख होता है, मतलब देश का प्रमुख होता है, पहला नागरिक होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता मजबूती का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना, इसके ऊपर कई बार कन्फ्यूज़न बनी रहती है, होता कैसे है, इसको आज ध्यान से समझेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन जो है होता है, और उसके निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, और उस निर्वाचन मंडल से क्या है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किया जाता है। अब आर्टिकल 54 के अंदर इसका जो है वर्णन किया गया है। अब ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन आता है, कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, तो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित मतलब जो वोटों के द्वारा वोट डाली गए हैं और वोटों के द्वारा उनको चुना गया है, वो सारे सदस्य उसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये वो राज्यों की विधानसभा, मतलब यहाँ पे एमएलए की बात की जा रही है, और ये दोनों सदनों में यहाँ पे वो बात की जा रही है जो एमपी वगैरह होते हैं। ठीक है, वो सारा यहाँ पे है। उसके बाद दिल्ली और पौंडीचेरी, ये दो सभाओं की क्या है, ये यूटीज जो हैं हमारी, दिल्ली और पौंडीचेरी, यहाँ पे विधानसभा है, और यहाँ से जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ही आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। फिर उसके बाद विघटित सभा के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते। विघटित मतलब जैसे लोकसभा भंग हो गई तो उसके भी सदस्य उसमें भाग नहीं लेंगे, और अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग हो जाए तो वो भी इसमें भाग नहीं ले सकते। ठीक है। अगली कड़ी इसमें क्या है जानने वाली, तो वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब पहली बात तो यहाँ पे ये उठती है भी, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 55 में इसका वर्णन किया गया है। दो क्रियाएं हैं, क्रियाओं में क्या है, कंप्लीट होती है। ये दो प्रक्रियाओं में क्या है, इस निर्वाचन प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। अब ये दो निर्वाचन प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, कैसे इसको कंप्लीट किया जाएगा, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट देखो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसमें क्या होता है, वरीयता प्रदान की जाती है। देखो, पहला इसमें अनुपातिक मतता प्रणाली में क्या है, आपका जो विधायक होता है, जो एमएलएज होते हैं, उनकी वोट का मूल्य निकाला जाता है। ठीक है। और वो मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो जो राज्य की कुल जनसंख्या होती है और राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको 1000 से मल्टीप्लाई करके, जैसे एग्जाम्पल कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है भी, आप एक जनसंख्या मान ली, और ये आपकी राज्य की जो सीटें हैं, जो विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है, निर्वाचित सदस्य, उनकी संख्या 100 है, और ये 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो कट कटा के जो आया हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, 100। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया आपको। ठीक है। अब इसी के अंदर जाके देखा जाए तो जैसे ये तो था एक विधायक, अगर देखा जाए तो एक संसद के सदस्य का जो मत मूल्य होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य
और लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या को उससे भाग दे दिया जाता है। और उसके बाद क्या है, हम एक किसी भी सांसद का जो संसद के सदस्य होते हैं उनका हम क्या है ये निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, संसद के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। अब होती है जब ये मूल्य वगैरह निकाल लिए गए, अब उसके बाद अगला चरण आ जाता है मतगणना। मतगणना मतलब काउंटिंग। अब जब काउंटिंग की जाती है ना, तो इसमें काउंटिंग कैसे की जाती है, न्यूनतम कोटा प्रणाली को क्या है इसमें अपनाया जाता है। न्यूनतम कोटा प्रणाली को इसमें अपनाया जाता है। मतलब क्या है, कम से कम मत जो है ना, जिनके आधार पे उम्मीदवार को विजयी घोषित होना होता है, वो तय कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो कम से कम मत कह दो, या आप बोल सकते हो निश्चित मत कह दो। ठीक है, और ये निश्चित मत कितने होते हैं, कुल वैध मत और उनके नीचे रहेंगे 1+1 राष्ट्रपति उम्मीदवार का एक हो, और उसके बाद ये एक वैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कुल हम इसको वैसे लिख सकते हैं भी कुल वैध मत बाय 2 और प्लस में 1। ऐसे हम क्या है, किसी भी आदमी, किसी भी व्यक्ति के लिए जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होना है, उसके लिए हम क्या है न्यूनतम कोटा जो है वो तय कर सकते हैं भी कितना होना चाहिए, वो सारा उसके अंदर बता दिया जाता है। मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या होता है भी जब मतगणना की जाती है तो उस मतगणना में क्या होगा भी न्यूनतम कोटा प्रणाली को अपनाया जाता है। और उसमें क्या होता है, न्यूनतम कोटा प्रणाली में कम से कम मत जो किसी उम्मीदवार को विजयी घोषित होने के लिए जरूरी हैं वो तय किए जाते हैं। जब वो तय हो जाते हैं तो वो तय कैसे होते हैं, तो वो होते हैं कुल वैध मत, जितने कुल वैध मत पड़े हैं, और बाय में 2+1 करके। ठीक है, ये ऐसे उसको इसका ये प्रोसीजर रहता है। अब देखते हैं आगे। और उसमें क्या होता है, जब तक उम्मीदवार को निश्चित मत प्राप्त नहीं होते, जब तक जो उम्मीदवार है उसको निश्चित मत प्राप्त नहीं होते, तो क्या है वो काउंटिंग जो है अलग अलग चरणों में चलती रहती है, और निश्चित मत मिलने पर उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब है राष्ट्रपति पद जो है उसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन ही राष्ट्रपति जो है बन सकता है। आर्टिकल 58 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। ये आम सी बातें हैं, भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बराबर योग्यताएं उसकी होनी चाहिए, लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। जमानत राशि 15,000 रुपये है, और ये आरबीआई में जमा करेगा। ठीक है, आरबीआई में जमा करेगा। उसके बाद कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग भी ना प्राप्त कर सके तो उम्मीदवार की जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। समझाई बात, कभी भी पूछा जा सकता आपसे, कुल वैध मत जो डाले गए हैं अगर उनका 1/6 भाग भी वो राष्ट्रपति जो उम्मीदवार का, राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार व्यक्ति है वो प्राप्त नहीं कर सकता, तो क्या है उसकी जमानत राशि जो 15,000 है उसने जमा करवाई है आरबीआई में, वो उसकी क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। 1997 से पहले क्या है, प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या जो थी ना वो 10-10 होती थी, और जमानत राशि जो थी वो 2500 होती थी। लेकिन 1997 के बाद क्या हुआ है, इसे बढ़ाकर अनुमोदकों और प्रस्तावकों की संख्या 50-50 कर दी गई है, और जो उसकी जमानत राशि है उसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो वो कर दी गई है 15,000। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। अब ये जो राष्ट्रपति है हमारा, राष्ट्रपति की शपथ पे बात करेंगे। राष्ट्रपति की शपथ मतलब उसने कसम वगैरह जो लेते हैं, आर्टिकल 60 के अंदर इसका वर्णन है। संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और भारत की जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेता है। ये हमेशा याद रखना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने ये शपथ ली जाती है या दिलवाता है। अगर वो मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में क्या होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश उसको क्या है, शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति की पदावधि मतलब उसका कार्यकाल, आर्टिकल 56 के अंदर वर्णन है। 5 साल इसका होता है, और उससे भी देखा जाए तो ये अपना त्याग पत्र भी दे सकता है, और त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा वक्त से पहले। और वैसे राष्ट्रपति को महाभियोग से भी हटाया जा सकता है। एक व्यक्ति कितनी भी बार क्या है राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका में केवल 2 बार वैलिड है। देखो जैसे अमेरिका है, अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन भारत में इसकी कोई सीमा जो है वो निर्धारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार क्या है राष्ट्रपति के पद पर नॉमिनेट हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग
आर्टिकल 61 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 61 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अब देखो कैसे होता है संविधान का। जैसे पहली बात तो महाभियोग क्यों लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है जब कोई राष्ट्रपति अपना संविधान से बाहर जाकर कोई काम कर दे या कोई ऐसा काम कर दे जो क्या है संविधान के बिल्कुल उल्ट हो। कैसे कर सकते हैं हम? भी संविधान का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग जो होता है ये प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये प्रस्ताव पर सदन के 1/4 सदस्य के साइन होने जरूरी हैं। 1/4 सदस्यों के साइन होना जो है उस पर जरूरी है। ठीक है, अगर जैसे हम बात कर लेते हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? तो उन सदस्यों का 1/4 भाग। ठीक है, तो वो उसे आप मान सकते हो, वैसे निकाल लेना आप भी। सदन के जितने भी सदस्य होते हैं उनका 1/4 सदस्यों का साइन होना उस प्रस्ताव पर जरूरी है जब वो महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाएगा। लोकसभा में लाया जाएगा तो फिर उसकी सीटों के हिसाब से देखा जाएगा, और राज्यसभा में लाया जाएगा तो फिर उसके जितने भी सदस्य हैं उनके हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या है नोटिस देना जरूरी है। राष्ट्रपति को बताया भी जाएगा, ऐसे नहीं है भी राष्ट्रपति को बताया नहीं जाएगा और सदन में आपने इम्पीचमेंट जो है महाभियोग प्रस्ताव ला दिया है और उसको पता भी नहीं है, लेकिन उसको बताना पड़ता है। 14 दिन पहले उसको बता दिया जाता है। फिर क्या होता है, सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके दूसरे सदन में भेज देता है। जिस सदन में पेश किया गया उसमें क्या है, उन्होंने 2/3 बहुमत से उसको पारित किया और अगले सदन में उसको भेज दिया नेक्स्ट कार्रवाई के लिए। अब क्या करता है, दूसरे सदन में क्या है, राष्ट्रपति को उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। अब दूसरा सदन जो है ना वो राष्ट्रपति को बुला भी सकता है भी, हाँ भी राष्ट्रपति वहाँ पे जाके अपनी सफाई दे सकता है। अगर राष्ट्रपति ना भी जाए तो वो अपने द्वारा किसी भी नॉमिनेटेड आदमी, किसी भी निर्वाचित जो उसका अपना सदस्य होगा उसको वो भेज सकता है। ठीक है, फिर दूसरा सदन भी आरोपों को सही मान ले, मतलब जो राष्ट्रपति पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं अगर वो सही पाए जाएं तो क्या होता है, वो भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है। ठीक है, वो भी 2/3 बहुमत से पारित कर देगा और इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को क्या है हटा दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो नॉमिनेटेड सदस्य जो होते हैं इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें तो नॉमिनेटेड इंसान जो होते हैं सदस्य ये कभी भाग नहीं लेते, लेकिन जब उस पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है तो जो हमारे नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। राज्य तथा संघ के निर्वाचित विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते। अब यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, याद रखना। जो राज्यसभा है जो स्टेट है और सेंटर है, स्टेट और सेंटर के अंदर जितने भी वोटों के द्वारा जो चुने हुए जो सदस्य होते हैं विधानसभाओं के, वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। मतलब इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेते, लेकिन वो राष्ट्रपति को चुनने में भाग जरूर लेते हैं। इन्होंने वो वोट डालते हैं, ये वोट नहीं डालते, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते और ये वोट डालते हैं। ठीक है, और ये हटाने में भाग लेते हैं और ये हटाने में भाग नहीं लेते। तो मतलब थोड़ा बहुत इनके बीच में क्या है, आप डिस्प्यूट चलता रहता है, समझ सकते हो बात को। राष्ट्रपति पद का रिक्त होना या खाली होना, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर वो खाली हो सकता है, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तब खाली हो सकता है। उस पर महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने पर वो खाली हो सकता है। राष्ट्रपति की अचानक मौत हो जाने पर खाली हो सकता है। निर्वाचित अवैध घोषित होने पर वो पद खाली किया जा सकता है। और निर्वाचित आपको पता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं उनके चुनाव से वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट देखती है। ठीक है, तो वो वही उसका निर्धारण करेंगी भी इनका निर्वाचन अवैध है या अवैध है। ठीक है, तो ये हुआ इसके अंदर। फिर उसके बाद देखते हैं भी जो हमारा नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व कराना जरूरी है। अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो पुराना राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के आने तक अपने पद पर बना रह सकता है।
बड़ी अच्छी बात है इसमें। देखो भी राष्ट्रपति नया राष्ट्रपति चुनना हो तो वो पुराने राष्ट्रपति के समय पर रहते ही चुना जाएगा। अगर फिर भी देर हो जाए तो वो तब तक नहीं अपने पद से हटाया जाएगा जब तक उसका उत्तराधिकारी जो है नहीं आ जाता। ठीक है, ये भी बड़ी खास बात थी इसमें। अगला देखते हैं, अगली बात इसमें क्या बोली गई है, क्या चीज़ इसमें बताया गया है। तो देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव पद खाली होने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर कराना जरूरी है। ठीक है, 6 महीने के अंदर इसका चुनाव जो है, अगर आज राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या है उसका वो जो करवाना पड़ेगा चुनाव। ठीक है, और नया राष्ट्रपति जो आपको चुनना पड़ेगा। राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। मुख्य न्यायाधीश का पद भी अगर रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा या एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये काम करेगा। तो मैंने ये सारी बातें आप समझ सके हो भी राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। इन सभी के वेतन भत्ते राष्ट्रपति वाले ही मिलते हैं जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। मान के चलो वरिष्ठतम न्यायाधीश भी अगर राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो उसको जो सैलरी वगैरह और जो अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे ना, वो सारे उसको राष्ट्रपति वाले ही मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा बात देखो राष्ट्रपति की शक्तियां। अब शक्तियों पे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति की पहले है कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ये हम जानते हैं। सारे कार्य जितने भी हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। पहले प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को, और उसके कहने पर बाद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब ऐसे नहीं है भी वो राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है, नहीं, लेकिन तब तक वो उनको नहीं हटाएगा जब तक उनको क्या है लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त है। ठीक है, विश्वास प्राप्त है। अब जब वो विश्वास प्राप्त नहीं रहेगा तो क्या करेगा राष्ट्रपति, उनको उनके पद से हटा देगा, बर्खास्त कर देगा। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। ठीक है, ये भी प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। अगली बात देखते हैं, अगला इसमें क्या आ जाता है। तो देखो राष्ट्रपति जो होता है वो महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग, राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। सारी चीजें इसमें आ गई हैं। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बन के यहाँ से पूछा जा सकता आपसे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या क्या हुआ। तो महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति ये सारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो राष्ट्रपति केंद्र के प्रशासनिक और विधायिक कार्यों की मांग या जानकारी प्रधानमंत्री से कर सकता है। ठीक हो, केंद्र के अंदर प्रशासनिक और विधानिक कार्य जो भी चल रहे हैं उन सारे कामों की जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री से मांग सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये उसके पास राइट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, पछड़े वर्गों के लिए ना एक आयोग बनाया जाता है जो उनके उत्थान के लिए काम करता है। ठीक है, और वो राष्ट्रपति के द्वारा ही उसकी जो है आप कह सकते हैं नियुक्ति जो है की जाती है। केंद्र व राज्यों के आपस में सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति भी वही करता है। अंतर्राज्यीय जो एक परिषद की नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भी वो परिषद जो अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाएगी वो क्या करेगी, केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग के लिए काम करेगी, और दूसरा एक से ज़्यादा जो राज्य हैं उनके बीच में आपस में सहयोग के लिए काम भी करेगी। और ये परिषद की जो नियुक्ति है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को
अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अब किसी क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है ना, तो वो कोई प्रधानमंत्री या वैसे नहीं किया जाएगा, वो राष्ट्रपति के ही ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त है उसको, मतलब वो सारे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां, आपको पता है जितने भी यूटीज होते हैं, यूटीज का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, वो सारा राष्ट्रपति के अंडर में होता है। अब जितने भी वहाँ पे राज्यपाल वगैरह जो होते हैं ना, उनको यूटीज के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बोला जाता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड होते हैं किसके, हमारे प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो ये सारी उसके अंदर आ जाती है, तो वही बात इसमें बोली गई है। अगला है हमारा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में देखा जाए तो लेजिस्लेटिव पावर्स, संसद की बैठक बुला सकता है, संसद की बैठक को स्थगित कर सकता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है, बैठक बुला सकता है, संसद की बैठक को स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है, चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। ये उसकी शक्तियों में आ जाते हैं। और भी बहुत सारी शक्तियां इसके अंदर है जिसमें बात करनी है हमने। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति की अनुपस्थिति में किसी अन्य सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। ठीक है, देखो कितनी बड़ी बात हुई कि लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष, उपसभापति, उपसभापति, ये अगर ना हो तो किसी दूसरे सदस्य को सदन के क्या है, वो वहाँ पे उनकी उस सदन की अध्यक्षता करने को बोल सकता है या सौंप सकता है। राज्यसभा में क्या है, 12 सदस्यों का कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर नॉमिनेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अंदर क्या है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का नॉमिनेशन जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये सारी आगे बातें करेंगे हम, एंग्लो इंडियन क्या होता है ये सारा। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वो भेज सकता है। अब मान के चलो कोई भी विधेयक है जो सदनों में भेजा गया है, अब उन विधेयकों को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, जब राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है ना, तो उस पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको अपनी स्वीकृति दे सकता है, साइन करके भेज सकता है। दूसरा, उसको साइन ना करके क्या कर सकता है, वो अपने पास सुरक्षित भी रख सकता है, उसके पास वीटो पावर है। तीसरा, ये जो काम है ना, इस कोई भी विधेयक हो उस पर क्या है, वो पुनर्विचार के लिए दोबारा सदनों के पास भेज सकता है। लेकिन याद रहे, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ के, धन विधेयक मतलब पैसों से संबंधित जो विधेयक होता है उसको कभी भी पुनर्विचार के लिए वो नहीं भेज सकता, क्योंकि पहली बात तो ये धन विधेयक जो है ना, ये जब पेश किया जाता है तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही पेश किया जाता है। तो अब उसमें जो काम उसी से पूछ के किया जा रहा है, तो उस काम को दोबारा से वो नहीं बोलेगा भी ऐसा, क्योंकि वो गलत, अगर गलती उसमें निकालेगा तो फिर वो खुद गलत है ना, तो ऐसे नहीं है। जब स्तर ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, आर्टिकल नंबर 123। यूटीज के लिए शांति, यूटीज मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, उनके लिए शांति, विकास, सुशासन के लिए नियम बना सकता है, और वहाँ पर विधानसभा निलंबित हो या विघटित हो इस अवस्था में। ठीक है, तो ये वहाँ पे जब वहाँ पे विधानसभा ना हो तो वो सीधा अपना क्या है, वहाँ पे उनके सुशासन और विकास और शांति के लिए कार्य जो है उसके लिए नियम वो राष्ट्रपति ही बनाएगा। वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स, इसमें देखा जाए तो क्या हो सकता है कि जो हमारा धन विधेयक है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है, यह अभी हमने बात बताई थी आपको। अनुदान की मांगे उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल जी। केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखाता है, केंद्रीय बजट जो होता है उसको संसद के समक्ष रखने के लिए प्रेरित खुद बोलता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो वो वित्त मंत्री वगैरह ये होते हैं और वो उसको रखते हैं, अगर वो ना रखे तो वो राष्ट्रपति कह के रखवा लेता है। ठीक है ना। आकस्मिक निधि से व्यय की व्यवस्था राष्ट्रपति ही करता है। आकस्मिक निधि मैंने आपको निधियां पढ़ाई थी, उससे अगर पैसे निकलवाने हो तो उसकी व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। अगला है न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। किसी भी अपराधी की सजा को कम, ज़्यादा और माफ़ कर सकता है, लेकिन सिर्फ
सैन्य न्यायालयों में दी गई सजा, केंद्र के कानूनों के विरोध में विरुद्ध की गई सजा, उन सभी मामलों में जिनमें अपराधी को मृत्युदंड मिला हो। मतलब क्या है, कौन से मामले हैं जहाँ पे राष्ट्रपति अपना उसकी सजा को माफ़ कर सकता है, तो वो हमेशा याद रखना, जिसका जैसे सैन्य न्यायालय होते हैं, जैसे सेना में किसी का कोर्ट मार्शल हो जाए और कोर्ट मार्शल में उसको मृत्युदंड मिला हो, या किसी ऐसे अपराध में किसी व्यक्ति को, किसी भी अपराध में उस व्यक्ति को जब मृत्युदंड मिला हो, तो वो मृत्युदंड को क्षमादान के लिए जो याचिका लगाई जाती है वो राष्ट्रपति के पास लगाई जाती है, और राष्ट्रपति के स्वयं विवेक पर ये डिपेंड करता है कि उसको उसकी सज़ा को माफ़ किया जाए। वो कैसे भी कर सकता है। जो मौत की सज़ा है उसको उम्र कैद में बदली जा सकती है, उम्र कैद को कम सालों में, और कम सालों को वो माफ़ भी कर सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। सैनिक शक्तियों में देखा जाए तो मिलिट्री पावर्स जो होती हैं, इसमें क्या है, राष्ट्रपति सभी सैनिक बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है। संसद की अनुमति से किसी युद्ध की शुरुआत तथा समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भी मतलब किसी भी युद्ध की अगर शुरुआत करनी है या किसी भी युद्ध का आप बोल सकते हैं भी समाप्ति की घोषणा करनी है, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। अगला है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों में देखा जाए तो इमरजेंसी पावर्स, इसमें क्या आता है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352, राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रीय लिख दिया गया है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कर लेना। ठीक है। राष्ट्रपति शासन, और ये है हमारा आर्टिकल 356 और 355। ठीक है। 50, देखो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें थोड़ा, एक तो होता है राष्ट्रीय शासन और एक है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल नंबर 356, और एक है आर्टिकल नंबर 65 में। ठीक है। तो ये दोनों का इसमें वर्णन किया गया है। वित्तीय आपातकाल, और ये है आर्टिकल नंबर 360 में। ठीक है। तो ये सारे आप जानते हो, आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल जो है वो नहीं लगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप इसमें जब हम आगे कोई इसका टॉपिक आएगा तो उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है जी। आगे चलते हैं थोड़ा। राष्ट्रपति की वीटो पावर्स। वीटो पावर्स में हम देखें तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। राष्ट्रपति की वीटो पावर्स, कोई भी विधेयक जब अधिनियम बनता है, तब अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। मतलब कोई भी जो विधेयक है उसको कानून बनने में जो राष्ट्रपति के साइन हो जाए, स्वीकृति मिल जाए, फिर वो कानून बनता है। अगर वो ना दे तो वो नहीं बनता। ठीक है। और इस संबंध में राष्ट्रपति के पास ना 3 विकल्प होते हैं। क्या होते हैं, वो सहमति दे भी सकता है, दे दी तो वो अधिनियम बन गया। अपनी सहमति को वो सुरक्षित भी रख सकता है, ये पीछे हमने बातें की थी अभी। विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर संसद संशोधन करके या बिना संशोधन के दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति जो है वो देनी पड़ती है। ठीक है। अगर इन केस वो धन विधेयक को अपने पास रख ले, वैसे तो धन विधेयक पे क्या है, वो किसी भी प्रकार का नहीं बता सकता, क्योंकि धन विधेयक तो पहले जब पेश किया जाता है तो वो राष्ट्रपति की सहमति से ही किया जाता है। अगर फिर भी वो राष्ट्रपति अपने पास क्या है उसको रख ले, तो वो कम से कम 14 दिनों तक अपने पास रख सकता है, उसके बाद उसको वापस भेजना होता है। अगर वो वापस नहीं भेजता तो इस कंडीशन में क्या है, धन विधेयक को पारित ही समझा जाएगा। ठीक है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है तो वह क्या है, अपनी वीटो शक्ति के आधार पे ऐसा करता है। ठीक है। अपनी वीटो शक्ति के आधार पे करता है ऐसा। वीटो शक्ति जो है ना, वीटो शक्ति यूज़ करने के कारण देखो इसकी क्यों वो यूज़ करता है, जब संसद में किसी विधेयक को पास करने के लिए उस पर पुनर्विचार के लिए जल्दबाजी की गई हो, कोई भी विधेयक है। देखो यहाँ पे बात क्या है, ध्यान से समझना भी। यहाँ से चलते हैं दोबारा। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है तो वो अपनी वीटो शक्ति के आधार पे ही ऐसा कर सकता है। ठीक है। अब वीटो शक्ति का जो वो यूज़ करेगा, वो उसके यूज़ करने के कारण क्या हो सकते हैं भी, जब उसको राष्ट्रपति को लगे कि संसद ने किसी विधेयक को पास कराने के लिए उस पर पुनर्विचार करने में जल्दबाजी की हो। ठीक है। दूसरा, कोई असंवैधानिक विधेयक को विधान बनने से रोकने के लिए भी कोई भी कानून ऐसा बनाया जा रहा है संसद के द्वारा जो क्या है जनहित में नहीं है, तो वो उसको रोक सकता है। और एक क्या है, कोई ऐसा विधेयक है जिस पे क्या है पुनर्विचार में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की गई है संसद के द्वारा, और वो उसको रोक सकता है जब उसको लगे। वो अपने स्वयं विवेक पर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और वीटो शक्तियाँ जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। एक है उसके पास, राष्ट्रपति के पास अत्यंतिक वीटो,
एक है निलंबनकारी वीटो, एक है पॉकेट वीटो और एक है राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो। ठीक है, तो ये चारों वीटोस जो पावर है इसकी, ये हम करेंगे अगले हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी आज हमने बातें की हैं राष्ट्रपति के बारे में आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं और कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होनी जो आपको नहीं भी मिली होंगी। ठीक है, तो करते हैं फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात दोबारा से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों तक मैक्सिमम इसको अप्रोच करवाइए, पहुँच करवाइए और मैक्सिमम लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया कीजिए। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।